वेलकम फ्रेंड्स फॉर मैनेजमेंट ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। अभी पेपर खत्म हुआ है 2022 का पेपर। सो व्हाट विल डू टुडे, विल डू टू थिंग्स। नंबर वन, विल एनालाइज द एंटायर पेपर एंड विल ट्राई टू सी कि इस पेपर में क्या नया है, क्या पैटर्न है, क्या हम सीख सकते हैं, क्या लोगों को मैनेजमेंट ऑप्शन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो विल डिस्कस दोज थिंग्स। नंबर टू, व्हाट विल डू कि जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं जो कि प्रोमिनेंटली पेपर टू में होते हैं, सो उन सारे न्यूमेरिकल को भी हम एक एक करके सोल्व करेंगे। ऑल्दो बाद में हम लोग पूरा पेपर ही डिटेल में हम लोग सोल्व करेंगे, जैसे कि 2021 का पेपर भी हम लोगों ने किया है। इफ यू गो ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ ह्यूमन पैटर्स, आपको वहाँ दिखाई भी देगा। 2021 का पूरा पेपर स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सोल्व किया है इन 17 वीडियोस, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, अप टू 17। यू कैन सी कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे आंसर को बेटर करना है। तो सेम एक्सरसाइज विल डू फॉर दिस पेपर एज वेल, बट दैट विल टेक अस सम टाइम। फॉर नाउ जितने न्यूमेरिकल आए हैं उसको हम आज ही कर देंगे, ताकि जो लोग अभी पेपर दे के आए हैं कल परसों, वो लोग एक बार चेक भी कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल ठीक हुआ या नहीं हुआ, कैसा उसका वो हुआ। ठीक है। सो गाइस, विद दीज टू थिंग्स इन माइंड, नंबर वन हम लोग एनालिसिस करेंगे, नंबर टू कि जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं 2022 में एक एक करके उनको हम सोल्व करेंगे। विद दिस टू थिंग्स विल स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट, अगर किसी को कुछ हमारी टीम से, आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस, किसी को कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, कुछ एग्री करना है, कुछ डिसएग्री करना है, फील फ्री। there is a link given in the description below. Click on that link, that will connect you with our team directly via WhatsApp. So get connected and do let us know whatever you feel like. ओके, अनदर थिंग गाइज, अगर किसी को डाउट है कि उसे मैनेजमेंट ऑप्शनल लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस वाले पॉइंट के लिए हम लोगों ने एक काफी अच्छा डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने एक पब्लिश किया था। सो हाउ यू कैन सी दैट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर किसी को मैनेजमेंट ऑप्शनल के बारे में समझना है, सो यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। ठीक है। सो हम गूगल करेंगे ह्यूमन पेरिटस, वी आर ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है। और वेबसाइट पे जाने के बाद विल गो ऑन दिस पेज जहां मैनेजमेंट ऑप्शनल लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑप्शनल सिविल सर्विसेज। यहाँ से भी जा सकते हो मैनेजमेंट ऑप्शनल। ठीक है। इसको इसको क्लिक करेंगे, अनदर पेज विल ओपन अप, जिससे मैनेजमेंट ऑप्शनल के बारे में सब हम लोगों ने दिया हुआ है। और इस वाले पेज पर एक वीडियो है, शुड आई चूज मैनेजमेंट सब्जेक्ट। सो गाइस, लुक एट दिस वीडियो, दिस विल गिव यू वेरी नाइस आइडिया कि मैनेजमेंट ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ 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 यहाँ क्लासेस पढ़ी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी देख लेना मन करे तो। आइडियाज टू शो यू कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, कंटेंट का क्वालिटी देख सकते हो, मॉक टेस्ट कैसे बनाते हैं वो देख सकते हो। पूरा अप्रोच जो है, यू कैन गो ऑन दिस पेज। ठीक है। लेट्स कम बैक, जिस चीज के लिए सेशन है उस पर वापस आते हैं। एंड दैट इज व्हाट कि जो मैनेजमेंट ऑप्शनल का जो 2022 का पेपर हुआ है, तो उसमें हमें क्या समझ में आता है। ठीक है गाइज। सो 5 पॉइंट हैं जो हमें आप लोगों को बताने हैं अबाउट 2022 मैनेजमेंट ऑप्शनल। सबसे पहली बात गाइज, अगर हम लोग पेपर को देखते हैं, जैसे ये पेपर हमारे पास है, पेपर टू, पेपर वन जैसे मैं देख लेता हूं। ठीक है। सो अगर मैं पेपर टू देखता हूं गाइज, ठीक है, पेपर टू, सॉरी पेपर वन देखता हूं, पेपर वन का सेकंड सवाल देखता हूं, तो पेपर वन का जो सेकंड का पहला सवाल है, दैट इज फ्रॉम मैनेजरियल फंक्शन विच इज पार्ट ऑफ यूनिट वन ऑफ द सिलेबस। दूसरा सवाल है ओबी का विच इज यूनिट टू ऑफ सिलेबस। और तीसरा सवाल है एचआर का विच इज यूनिट थ्री ऑफ सिलेबस। सिमिलरली एक और सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। बाय द वे, 6 में जो पहला सवाल है वो आया है अकाउंटिंग का। सवाल 6 का ही दूसरा पार्ट है, दैट इज फ्रॉम एफएम। और तीसरा है मार्केटिंग का। सो इससे हमें पहली बात जो समझ में आती है वो ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये वाला ऑप्शन अब नहीं है कि मैं कोई एक टॉप 12 में से एक यूनिट छोड़ दूं और एग्जाम में चला जाऊं, क्योंकि हर एक सवाल के अंदर जो सब पार्ट है वो मिक्सड अप है। पहले ऐसा होता था टिल मे बी 2013-14, ये सब चीजें होती थी कि एक दो चीजें छोड़ दो और उससे भी काम हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको 100% सिलेबस ही करना होगा। और ये इस पेपर का ट्रेंड नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से हम लोगों ने देखा है, दिस दिस हैज बीन द कंसिस्टेंट ट्रेंड। तो आपको पूरा 100% सिलेबस ही करना होगा, ये पहली बात है। बिकॉज
सवाल के जो सब पार्ट्स हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। सो पहले क्या होता था, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 है वो तो एनीवे मिक्स्ड अप होता था, लेकिन जो बाकी सवाल है वो पहले मिक्स्ड अप नहीं होते थे। जो कंपलसरी हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 5 वो मिक्स्ड अप होता था। लेकिन अब तो लोग कुछ ऐसा करके जाते थे और सफल भी होते थे कि मुझे अकाउंटिंग नहीं आता, अकाउंटिंग पूरा मैं छोड़ दूंगा। तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या था कि तुम 10 या 20 नंबर का तुम कंपलसरी जो तुम्हें छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर तुमने अकाउंटिंग छोड़ दिया तुम पेपर में बहुत सारा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ 10-20 का छोड़ना नहीं पड़ेगा। सो पॉइंट नंबर 1 विच आई एम कंक्लूडिंग कि 100% तुम लोगों को सिलेबस करना है। सेकेंड चीज पे आते हैं। सेकेंड चीज हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की, कि पेपर कैसा है मैनेजमेंट ऑप्शनल का। डिफिकल्ट है, आसान है, बड़ा है, छोटा है, क्या मतलब व्हाट इज द स्टोरी। सो गाइस अगर तुम इस पेपर को देखोगे अब की बार, सो व्हाट आई विल से, एंड आई विल वेरी केयरफुली चूज माय वर्ड्स। आई विल नॉट से कि पेपर आसान है, पेपर इजी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बट पेपर प्रेडिक्टेबल है। इसका मतलब क्या है, अगर हम मैनेजमेंट का सिलेबस निकालते हैं, मैनेजमेंट का सिलेबस निकाल के हम उसका प्रिंट आउट लेते हैं अपने सामने, उसमें एक एक कीवर्ड अगर हम देखते हैं और उस कीवर्ड की जो समझ है, उस कीवर्ड की जो समझ है और जो कॉमन सेंस वाली समझ है, उसी से ही सारे सवाल आए हैं। सो पेपर इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल। आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा कुछ सीखना है, लेकिन वो जो सीखना है उसके अंदर एक सर्टेनिटी है कि अगर मुझे कैपिटल बजटिंग पढ़ना है तो मुझे कैपिटल बजटिंग के अंदर मुझे एनपीवी, आईआरआर, एमआईआर, ये 6 चीजें करनी है, अच्छे से करनी है, बस उतना ही सिलेबस है। तो सवाल उतने के अंदर ही आ रहे हैं। और अब तुम कुछ सवाल देख भी सकते हो, डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर, अप्रोचेज ऑफ वेरियस अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशन एंड ओपरेंट कंडीशनिंग, ये उसके बाद चेंज मैनेजमेंट का सवाल आया है। मतलब कोई भी सवाल तुम उठा के देख सकते हो। बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, इसके बाद ये मेथड्स हैं, जॉब एनालिसिस की, ऑब्जर्वेशन मेथड, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, डायरी मेथड, डिफरेंट बिटवीन कॉन्सेप्ट जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया और जो अनदर मैनेजमेंट अप्रोच जो हेनरी फॉयल ने दिया, प्रोबेबली एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दिया था, या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दिया था हेनरी फॉयल ने। अब गाइज अगर तुम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की कोई भी किताब उठाते हो, उसमें ये दिया, उसमें 100% दिए हुए हैं ये सारे सवाल। उसमें टेलर और फॉयल, अगर अगर टेलर और फॉयल का जिक्र तुम्हारी ओबी की या जहां से भी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, जहां से भी कोचिंग ले रहे हो, जो भी तुम लोग इंटरनेट देख रहे हो, अगर नहीं दिया तो फिर कोई डिजास्टर है तुम्हारे साथ, पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। सो दिस इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से, द पेपर इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल। अगर मैं पेपर 2 की बात भी कर लेता हूँ, ये हमारे पास पेपर 2 है। पेपर 2 यूजुअली में काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं। सो कुछ साल पहले तक क्या था कि जो बाय द वे अभी एक हम न्यूमेरिकल करेंगे भी सारे, अभी इसी इसी हम लोग क्लास में करें जितने न्यूमेरिकल है। कुछ साल पहले तक क्या था कि जो न्यूमेरिकल है ना, कई बार एग्जामिनर ऐसा भी डाल देता था कि वो तुम मतलब उसमें ही 1 घंटा लग जाएगा। सो दैट वाज लाइक अ नॉनसेंस, किसी ने पेपर बनाते हुए ध्यान भी नहीं दिया। जैसे 2015 या 16 के पास एक सवाल आया है एग्रीगेट प्लानिंग का, ट्रक लोड के ऐसा कुछ को सवाल है। उसको उसको करते रहो, 2 दिन नहीं होगा वो, उसे उसी उसी का कैलकुलेशन करते रहो। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, और आज हम करके भी दिखाएंगे, जो न्यूमेरिकल आए हैं वो बड़े ही छोटे हैं, टू द पॉइंट हैं, और वो गिवन टाइम लिमिट में हो सकते हैं। और जो उसके अलावा जो सवाल आए हैं वो भी अगर तुम लोग देखोगे तो दे आर क्वाइट प्रेडिक्टेबल। अगर किसी ने वो सवाल किया है, ये मतलब बेस थ्योरम का सवाल है, नॉलेज बेस सिस्टम सेकंड पार्ट, उसका गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, ये वाला टी टेस्ट का सवाल है, अगले वाला ये वाला उसका एफ टेस्ट का सवाल है, इसके बाद आया जो, ठीक है। इसके बाद ये एलपीपी का सवाल है, लीनियर प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग, चेंज एंड लेवल स्ट्रेटजी ऑफ गाइस। अगर किसी ने ऑपरेशन मैनेजमेंट की एमबीए के दिनों में सोते सोते क्लास भी अटेंड की है ना, तो उसको भी टीचर, और कितने भी तुम बेकार टीचर से पढ़े हो, घटिया कॉलेज में पढ़े हो, घटिया बुक से पढ़े हो, हर एक किताब में चेंज और लेवल स्ट्रेटजी एग्रीगेट प्लानिंग तो दी ही होती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो सिलेबस की बाउंड्री है, जो सिलेबस की बाउंड्री है उससे सब कुछ आ रहा है। सो पेपर इज नॉट इजी, बट पेपर इज प्रेडिक्टेबल।
अगर तुमने सारा मेहनत किया तो तुम्हें पेपर में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा, अरे ये कहां से सवाल उठ के आ गया। ये एंड ये ना पिछले 3-4 साल से ट्रेंड है। सो फिर भी पिछले 2-3 साल में फिर भी एक दो सवाल ऐसे मतलब आ जाते हैं जो थोड़ा, जैसे कि तुम्हारे सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2020 में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक सवाल आ गया। एक ही सवाल था। 2021 में क्या हुआ कि एक सवाल आया था कि वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे फर्म को इवेलुएट करते हैं। अब यूजुअली वो लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उसे फिर भी जितने भी तुम्हारे सवाल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 50-60 सवाल होते हैं दोनों पेपर में, एक दो सवाल आ जाते थे जो बाउंड्री से बाहर थे। लेकिन 2022 में तो एक भी सवाल ऐसा नहीं आया जो बाउंड्री से बाहर है। तो हमें दिखा दो और हम तुम्हें जस्टिफाई करेंगे व्हाई दिस इज पार्ट ऑफ योर योर सिलेबस। ठीक है, लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 ये है, अगर हम इन दोनों पेपर को देखते हैं, ठीक है, कि जो सवाल है ना, सवाल ओपन एंडेड नहीं है, सवाल डेफिनेट है। जैसे कि तुम्हें किसी ने ऐसा नहीं बोल दिया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेंज मैनेजमेंट। हर एक सवाल का ना एक, देख, जैसे न्यूमेरिकल एक डेफिनेट आंसर होता है। इवन जो थ्योरेटिकल वाले सवाल हैं उनके भी ना डेफिनेट आंसर है। एंड दैट इज वाई मैनेजमेंट पेपर इज बिकमिंग इवन मोर बेटर ईयर बाय ईयर। पहले पहले ऐसे लंबे लंबे ऐसे सवाल आते थे 2015, 14, 8, 2006-8 में तो बिल्कुल ही थ्योरी पेपर, जैसे तुम पब्लिक एड लिख रहे हो, सवाल दे दिया राइट अ नोट ऑन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, अब लिखते रहो। किसी ने कुछ लिख दिया, पता नहीं एग्जामिनर को पसंद भी आएगा नहीं आएगा। पर अब ऐसा नहीं है। अब देयर इज अ डेफिनेट आंसर टू एवरी क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या, वाई ये वाली बात हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? डेफिनेट आंसर का मतलब ये है, डेफिनेट आंसर का मतलब ये है कि अभी जो तुम, एक सवाल है उसका तुम लोग आंसर लिखोगे तो उसका एक ही आंसर है, और एग्जामिनर की वही एक्सपेक्टेशन है। ऐसा नहीं है कि तुम जैसे तुम्हारे साथ जीएस में होता है, जीएस में तुमसे पूछ लिया कि पुलिस रिफॉर्म्स पे लिखो कुछ। अब तुमने कुछ लिख दिया है, एग्जामिनर के मन में कुछ और परसेप्शन था, फिर तुम क्या करते हो, एग्जामिनर को खुश करने के लिए थोड़ा ब्यूटीफाई करोगे, कुछ क्रिएटिविटी दिखाओगे, कुछ लाल पेन काला पेन लगाओगे। तो अब मैनेजमेंट के पेपर में वो सब करने का जरूरत नहीं है। उसका आंसर डेफिनेट ही है, एक ही आंसर है, डेफिनेट आंसर है। बस वही लिख के आ जाना, नंबर आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल देके मैं बता देता हूं, जैसे पेपर 2 में है कोई न्यूमेरिकल, तो थ्योरी का सवाल देख लेते हैं, ठीक है। What is an information system? How does it work? What are its management, organization and technological components? अब गाइस इनके बिल्कुल डेफिनेट आंसर्स हैं। इनका कुछ इनका कुछ वो नहीं है, मतलब कि कुछ तुम्हारे रैंडम कुछ थॉट्स प्रोसेस क्रिएटिविटी दिखाने का जरूरत नहीं है। ये देखिए, बीसीजी मैट्रिक्स, जीई, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, पोर्टर 5 फोर्सेस ऑफ कंपटीशन, मतलब जो है सो है, उतना ही लिखना है। सो दिस अ गुड थिंग। इसमें क्या है कि तुम्हें पेपर देके ना आके डरने लगता है कि अनसर्टेनिटी की दुनिया में तुम नहीं होते हो, कि मैंने लिख तो दिया है पर पता नहीं नंबर मिलेंगे नहीं आएंगे। अगर सही लिखा है, घर आते पता चल जाएगा कि गलत लिखा, सही लिखा है, और घर आते पता चल जाएगा कि सवाल में क्या उसका वैल्यू है या नहीं है। नेक्स्ट थिंग गाइज, ये था मेरा थर्ड पॉइंट, ठीक है। लेट्स कम टू फोर्थ पॉइंट नाउ। फोर्थ पॉइंट क्या है मेरा कि अब तुम्हें पेपर में ना, अगर मैनेजमेंट में अच्छे नंबर लेने हैं तो तुम्हें एक ना ओवरऑल पिक्चर डेवलप करने की कैपेबिलिटी डेवलप करना होगा। जैसे कि अब की बार एक सवाल आया है कि जो कोविड-19 है, ठीक है, कोविड-19 का इंटरनेशनल एचआरएम में क्या इंपैक्ट है ऑन द ट्रेनिंग, कोविड-19 का, ठीक है। पिछली बार सवाल आया था कोविड-19 का क्या इंपैक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट के एक टॉपिक पे, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ ई कॉमर्स कंपनी का क्या इंपैक्ट है उस पर। उससे पिछली बार सवाल आया था कोविड-19 के ऊपर ही एक सवाल मार्केटिंग के ऊपर, कि अगर तुम अपना प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में लेके जा रहे हो, हर्बल प्रोडक्ट है, तो कैसे उसको मार्केट करोगे इन द ग्लोबल मार्केट। सो गाइस, कोविड-19 का इंपैक्ट ऑन व्हाट, एचआरएम पे क्या है, ऑपरेशंस पे क्या है, मार्केटिंग पे क्या है, ऐसे देखो सवाल आ चुके हैं मतलब पिछले सालों में। अब की बार यूक्रेन का भी कुछ कुछ है कि यूक्रेन का तुम्हारे ऊपर क्या इंपैक्ट होगा तुम्हारे बिजनेस पे। सो गाइज, अगर मैनेजमेंट में अच्छा आंसर लिखना है तो यू गाइज हैव टू डेवलप दिस प्रैक्टिस ऑफ हैविंग दैट लार्जर, डेवलपिंग द लार्जर पिक्चर। कैसे तुम चीजों को रिलेट कर सकते हो, जैसे कि
अभी जो एलन मस्क भाई साहब ने ट्विटर के साथ किया है, क्या तुम उस वाले एग्जांपल को रिलेट कर सकते हो विद टॉपिक ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, होस्टाइल टेक ओवर, या जो अभी अडानी जी जो कर रहे हैं, सीमेंट वीमेंट का कुछ ले लिया है प्लांट, सो पहले शायद पहले तो वो घर बनाते थे, राइट? सो कैन यू रिलेट दैट विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन? सो तुम्हें जो रियल लाइफ के ना, कैन यू रिलेट अ टॉपिक ऑफ एचआर विद ऑपरेशंस? सो ये जो लार्जर पिक्चर तुम्हें डेवलप करने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी, ये कहां से आएगी? दो चीजों से। नंबर वन, कुछ कुछ केस स्टडीज पढ़ना शुरू करो जहां से तुम्हें मिलेगा। नंबर टू, कि कम से कम एक बिजनेस पेपर हर रोज पढ़ना शुरू करो और उसमें जो भी दिखे एग्जांपल नोट करते जाओ, नोट कर जाओ। जैसे मैनेजमेंट में हर साल, इस बार भी आया हुआ है, हर बार इनका फेवरेट सवाल है कि कुछ पीएसयू से लेना देना। कभी एयर इंडिया का टर्न अराउंड कैसे करेंगे, पीएसयूज में क्या चैलेंजेस हैं, पीएसयू को कैसे अपलिफ्ट करेंगे, पीएसयूज के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब हर बार वही घुमा फिरा के सवाल आता है, पीएसयू का सवाल हर बार अलग होगा, लेकिन जो पीएसयू को कैसे मैनेज करना है। सो अगर किसी ने ये वाला सवाल नहीं भी किया है, तो क्या वो किसी ऑर्गेनाइजेशनल के चैलेंज को पीएसयू से रिलेट करके लिख सकता है? तो लार्जर पिक्चर के लिए कम से कम एक बिजनेस पेपर पढ़ना शुरू करना, इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड जो भी है, उस वो तुम्हारे उसमें भी काम आएगा, जीएसवीएस में भी खूब सारा काम आएगा तुम्हारे। हर बार तुम्हारे प्रीलिम्स में दो सवाल तो इसी के ऊपर आते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ, ज्यादा हुआ, उसका इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, और वो सब कुछ कुछ कहानी ऊपर नीचे होती रहती है, राइट? तो इकोनॉमिक और भी चीजें खूब सारी आती हैं, राइट? तो कम से कम एक बिजनेस पेपर तुम लोगों को पढ़ना शुरू करना है, बट try to develop this habit of having the overall picture. Finally, last thing guys, कि मैनेजमेंट ऑप्शनल अब एक काफी ज्यादा अब एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम लोगों ने अपना एक रीजनेबली ओके कॉलेज से भी एमबीए किया है, अगर तुमने, शायद कॉलेज का तो बात नहीं है, अगर तुमने पढ़ाई की है, अगर तुमने एक रीजनेबली ठीक ठाक भी तुम लोगों ने पढ़ाई किया है किसी भी एमबीए कॉलेज से, और उसके बाद भी अगर तुम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और सब अनाप शनाप सब्जेक्ट लेते हो जिसमें पता ही नहीं है कि नंबर आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो देन कुछ समथिंग इज रॉन्ग। या तो कुछ अवेयरनेस की कमी है या फिर कुछ और कमी है, यू हैव टू फिगर दैट आउट। लेकिन अगर किसी को एमबीए की थोड़ी सी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उस आदमी को डेफिनेटली मैनेजमेंट सब्जेक्ट अब लेना चाहिए। मैनेजमेंट सब्जेक्ट इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्कोरिंग, मोर एंड मोर छोटा छोटा सवाल बनता है, डेफिनेट आंसर है, टू द पॉइंट आंसर है। इन पांचों पॉइंट को मैं 20 सेकंड में रिवाइज कर देता हूं। पहली बात, 100% सिलेबस करना है। नंबर टू, ऐसा मैं नहीं कहूंगा पेपर आसान है, लेकिन पेपर प्रेडिक्टेबल है, विद इन बाउंड्री ऑफ सिलेबस है। नंबर थ्री, स्पेसिफिक आंसर लिखना है, टू द आंसर लिखना है। आंसर राइटिंग सुंदर बनाना, क्रिएटिविटी को कोई बात नहीं है तो बढ़िया बात है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। चौथी बात, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए ओवरऑल कैपेबिलिटी डेवलप करने की नीड है मैनेजमेंट में। ओवरऑल पिक्चर, हाउ यू कैन रिलेट, हाउ यू कैन थिंक। पांचवा और लास्ट, अगर थोड़ा सा भी एमबीए जानते हो, उसके बाद भी अगर मैनेजमेंट ऑप्शन नहीं ले रहे हो, और उस दुनिया में जा रहे हो जहां तुम यू आर कंपीटिंग विद समबडी जो कि अपने फील्ड में मास्टर है, तुमने एमबीए किया बढ़िया सा, लेकिन तुम लेते हो सोशियोलॉजी, और तुम compete करोगे उस हिंदू कॉलेज की उस लड़की के साथ जो सोशियोलॉजी में, जिसने बिल्कुल 3 साल पूरा मेहनत किया होगा। जो तुम्हारा एरिया है उसमें लड़ो, उससे तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो गाइस, विद दैट नोट आई एम वाइंडिंग अप, एंड नाउ विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। वन बाय वन हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अगर किसी को कुछ भी डिस्कस करना है, फील फ्री, there is also a link given in the description below. Click on that link, get connected, and do let us know. All the best. Okay, paper 2, question 1, part A. A newly constructed house can collapse due to fault in design. It can also collapse even if it doesn't have a design fault. The probability that design of newly constructed house is faulty is 0.1. The probability that this house collapses if the design is faulty is 0.95. Whereas the probability that house collapses without any fault in design is 0.45. It is seen that house has collapsed. What is the probability that it is due to design in fault in design? Okay. So guys, Bayes theorem से ये question आया from the topic of probability under the topic of managerial stats.
या जिसको क्वांटिटेटिव मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं। सो अगर शुरू करते हैं, सो व्हाट इज गिवन टू अस, हमें दिया है प्रोबेबिलिटी दैट डिजाइन ऑफ न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस इज फॉल्टी 0.1। सो हम इसको लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉल्टी डिजाइन की विल बी 0.1। इसका मतलब अगर फॉल्टी डिजाइन की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट डिजाइन इज नॉट फॉल्टी? 1 माइनस दिस, इट विल बिकम 0.9। आगे देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस हाउस कोलैप्सेस इफ द डिजाइन इज फॉल्टी। इफ दैट डिजाइन इज फॉल्टी, इसका मतलब इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो इट इज गिवन दैट डिजाइन इज फॉल्टी, इसलिए मैंने नीचे एफ लिख दिया है। अगर डिजाइन फॉल्टी था, उसके बाद हाउस कोलैप्स हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दिया है 0.95। सिमिलरली, प्रोबेबिलिटी दैट हाउस हैज कोलैप्स्ड व्हेन देयर वाज नो फॉल्ट, नीचे इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट इज गिवन टू बी 0.45। पूछा क्या है? इट इज सीन दैट हाउस हैज कोलैप्स्ड, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमें किसका निकालना है कि हाउस कोलैप्स तो हो चुका है। सो दिस इज गिवन टू अस, अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी दैट हाउस हैज कोलैप्स, ठीक है, और उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू फॉल्ट इन डिजाइन, एफ ऊपर, ये हमें निकालना है। यूजुअली गाइस बेस थ्योरम के जितने भी सवाल होते हैं तो उसमें ना हमें इनमें से एक दिया होता है, देखो यहाँ C/F दिया है, और इसका जो उल्टा है वो हमें निकालना होता है, ठीक है। सो अगेन इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, वन अपना फॉर्मूला वाले मेथड से, दूसरा डिसीजन ट्री से भी हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो दोनों हम लोग दोनों तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। सो हमें निकालना क्या है? probability that condition probability that house has collapsed, and what is the probability that out of that there was a fault in design। तो मैंने F ऊपर लिख दिया, ये मुझे निकालना है। So guys, this is given by as per the formula through the Bayes theorem, P इसका बिल्कुल उल्टा, F/C है तो C/F into F डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब इसको बेस थ्योरम में हम कैसे एक्सपेंड करके लिखते हैं? नीचे वाले डिनोमिनेटर को, दिस डिनोमिनेटर इज रिटन एज P C/F into PF प्लस P C/NF into प्रोबेबिलिटी ऑफ NF। सो दिस गिव्स मी डिनोमिनेटर। तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों को पता है, तो लेट मी इनफैक्ट राइट them down for you। So P C/F हम लोगों को दिया है 0.95, ये हम लोगों को दिया है 0.1, this is 0.95, this is 0.1, and this is 0.45, and this is 0.9। so just put in these values और तुम्हारा आंसर कितना आएगा? the answer will be 0.19। मतलब क्या हुआ? there is 19% probability that it is due to fault in design considering that house has already collapsed। तो हमारा आंसर कितना हुआ? आंसर will be 19%। सो गाइस, ये इसको फॉर्मूला से करने का तरीका। अब इसी सवाल को हम लोग थोड़ा स्मार्टली भी कर सकते हैं विद कॉमन सेंस, विच इज अ डिसीजन ट्री मेथड। सो डिसीजन ट्री मेथड क्या बोलता है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट इन डिजाइन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इज नो फॉल्ट इन डिजाइन, ठीक है। अगर फॉल्ट था उसके बाद हाउस कोलैप्स हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स, और अगर कोलैप्स नहीं हुआ तो NC नॉट कोलैप्स। सिमिलरली अगर फॉल्टी नहीं था तब कोलैप्स हुआ या तब कोलैप्स नहीं हुआ, ठीक है गाइस। अब इन सारी लेट अस ट्राई टू पुट डाउन दीज वैल्यूज। सो फॉल्टी एंड नॉट फॉल्टी हम लोगों ने निकाला F, और सो दिस इज 0.1, दिस इज 0.9, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स इफ देयर वाज अ फॉल्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स इफ देयर वाज अ फॉल्ट, दिस इज गिवन, एंड दिस इज 0.95। अगर ये 0.95 है, ये दोनों मिला के 1 होना चाहिए, तो नोट कोलैप्स कितना बचा? 0.05, 1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स इफ देयर वाज नो फॉल्ट, इट इज गिवन
0.45, और 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 0.55। ठीक है। अब गाइज हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, व्हाट वी कैलकुलेट इज नोन एज ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो इसके आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको, सिमिलरली इसको और इसको। सो 0.1 इंटू 0.95, this will be 0.1 into 0.05, this will be 0.9 into 0.45, and this will be 0.9 into 0.55। ठीक है। अब गाइज हमें निकालना क्या है, जो हम लोगों को यहां दिया ये हमें निकालना है कि जितने भी कोलैप्स वाले केसेस हैं, सो डिनोमिनेटर में जितने भी कोलैप्स वाले केसेस हैं, कोलैप्स वाले केसेस कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा क्योंकि यहाँ सी है कोलैप्स वाला। सो 0.1 इंटू 0.95 प्लस 0.9 इंटू 0.45। इनमें से आउट ऑफ दीज केसेस विच इज दैट केस वेयर देयर वाज अ फॉल्ट इन डिजाइन, वो ये वाला सिंगल सिनेरियो है। सो 0.1 इंटू 0.95, अगेन तुम्हारा आंसर आएगा 0.19 विच इज 19%। So guys, we have done same question through two methods on the Bayes theorem. काफी वेल नोन सवाल है, बार बार यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल में आता भी है। और अगेन अगर इसका आंसर हम इस तरह निकाल देंगे, डेफिनेटली इट्स अ न्यूमेरिकल, तुम्हें एग्जामिनर का पूरा नंबर देना ही पड़ेगा। लेकिन अगेन गाइज, तुम इफ यू हैव लर्नड वेल, तुम इसको और भी बेटर कर सकते हो। जैसे कि यहां तुम लिख दो, इस वाली चीज को तुम लिख दो, व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी कॉल्ड, दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी तो यहां लिख दो, उसके बाद उसका 2 नंबर काटने की हिम्मत नहीं होगी। उसके बाद जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू वाला इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो ग्रीन वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो ये सब भी डिसेंट्री के साथ लिख दो and you will get even better marks. So guys, done. Answer for this one is 19%. आगे बढ़ते हैं। ओके, तुम लोग सवाल पढ़ लेना, मैं उसका समरी बता देता हूँ क्या पूछा है। सो देयर आर 11 पुलिस पर्सनल, ठीक है, और उन लोगों का कोई टेस्ट हुआ शूटिंग में, और उन लोगों के मार्क्स आए, और मार्क्स कितने आए ये तुम्हारे सामने दिया है, 23, 20, 19 और ये सब मार्क्स आए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग के बाद फिर से उनका कोई टेस्ट लिया गया विच इज टेस्ट 2, और फिर उनके मार्क्स देखे गए, एंड दीज आर पार्ट 2। अब पूछा क्या गया है कि इज देयर एनी एविडेंस दैट पुलिस पर्सनल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट ट्रेनिंग। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं विद अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 5%, अल्फा 0.05। तो ये हमारा सवाल है। अब गाइज, अगर तुम लोगों ने स्टैट्स अच्छे से किया होगा, अगर सेम पॉपुलेशन पे हम 2 बार कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन दिस इज नथिंग, दिस इज केस दिस इज केस ऑफ मैच्ड सैंपल टेस्ट। इसका दूसरा नाम भी है, इसका हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पेयर्ड टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट या मैच सैंपल टेस्ट। अब हम इसको करते कैसे हैं गाइज, लेट मी डू दैट फॉर यू। सो ये हम लोगों को डेटा दिया है, इसको मैं पहले मैं पुलिस का जो आईडी है वो लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं कि ट्रेनिंग से पहले जो टेस्ट का मार्क्स था, टेस्ट 1, और फिर हम लिखेंगे टेस्ट 2 का मार्क्स। सो टेस्ट 1 में लिख लिया 23, 20, 19, 21, 18, सो ऑन गाइज। सो मैं तुम कर लेना। टेस्ट 2 के मार्क्स हम लोग लिख देते हैं 24, 19, 22, सो ऑन, ऐसे हम लोग इसके मार्क्स निकाल लेते हैं। हमें बताना यह है कि ट्रेनिंग के बाद कुछ उनका इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, इज देयर एविडेंस टू से दैट वो इंप्रूवमेंट है या नहीं है। सबसे पहला काम गाइस क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखने हैं। ठीक है। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो उसका मीन का जो स्कोर है, जो उसका जो उन दोनों का जो स्कोर है मीन, उसका जो डिफरेंस है, लेट मी राइट, दिस इज नल, सो माई ओके लेट मी राइट इट हियर, यस। सो माई नल हाइपोथेसिस H0 और HA अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो उन दोनों का डिफरेंस किसका, टेस्ट 2 और टेस्ट 1 का जो मीन का डिफरेंस है, लेट दैट बी UD। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ इंप्रूवमेंट हुआ, दैट इज ग्रेटर देन 0, हमने अल्टरनेट में लिख दिया, और उसके बाद जो बचा उसको दैट विल बी माई
लेस देन इक्वल टू 0। इसको अगर कुछ लोग यूडी इक्वल टू 0 लिखोगे तो भी चलेगा, इवन दैट इज आल्सो फाइन। अगर नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को तुम लोग ऐसे डिफाइन करोगे, एच ओ एंड एच ए, एच ओ एंड एच ए, एच ओ इज दोनों का मीन बराबर है, एच ए दोनों का मीन बराबर नहीं है, तो भी चलेगा, इवन दिस विल आल्सो वर्क। ठीक है, सो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं कि करना कैसे है। और गाइस ये लिखना है, इसके नंबर हैं, नल हाइपोथेसिस क्या, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, सिर्फ सवाल नहीं करना है फॉर्मूला लगा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पे हम लोग। तो गाइस इसमें हम लोग करते क्या है, दोनों टेस्ट का डिफरेंस निकालते हैं, जिसको मैं डीआई लिखता हूँ। डीआई मतलब इन दोनों का डिफरेंस, जैसे 24 में से 23 गया +1, 19 में से 20 गया -1, 22 में से 19 गया +3, एंड सो ऑन। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। अब जो ये वैल्यूज है हम लोगों को जो दिए हैं, ठीक है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 और जो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, देन इस सारे डिफरेंस को सम अप करेंगे, जो कि आएगा तुम्हारा +11। ठीक है, अब +11 डिफरेंस आ जाने के बाद वी कैलकुलेट समथिंग विच इज नोन एज मीन ऑफ डिफरेंस, डी बार। तो कितना होगा, 11 इसका सम आया, और ये 11 ही वैल्यूज है, डिवाइड बाय 11, इट विल कम आउट टू बी +1। सो नेक्स्ट थिंग विच विल कैलकुलेट इज डी आई माइनस डी बार कहां से आएगा, 1, और इसका स्क्वायर। अगेन गाइस ये कैलकुलेट करना है फिर तुम लोगों को, एक दो करके दिखा देता हूँ। 0 4 0 4 4 16 एंड सो ऑन, तुम ये कैलकुलेट करोगे और इसका समेशन आएगा 50। ठीक है, अब लेट अस डू इट नाउ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग क्या करना है, हमारा वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन बाय व्हाट, डी आई माइनस डी बार का स्क्वायर समेशन डिवाइडेड बाय सैंपल है तो n-1। आई एम श्योर सब लोगों को ये पता होगा कि n-1 स्टैंडर्ड डेविएशन में कहाँ लिखते हैं, कहाँ n लिखते हैं। ओके, सो ऊपर वाला वैल्यू हमारा कितना आया, 50 डिवाइड बाई 11 - 1 10 अंडर रूट 5 विच इज 2.236। तो मेरा ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है गाइस, मुझे अपना टी वैल्यू निकालना है। टी वैल्यू निकालना है, तो टी वैल्यू विल बी मीन ऑफ डिफरेंस माइनस hypothesized value which is 0 in this case, divided by standard deviation and under root n. So this comes out to be 2.236 under root सॉरी डी तो ऊपर है, 2.236 स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट। तो मेरा डी कितना आया है, मेरा डी आया है 1 +1 रादर डी बार, एंड 2.236 अंडर रूट एन का वैल्यू कितना है 11, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.483। मेरा टी वैल्यू भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-1, सो 11 - 1 10। अब गाइस क्या करना है, हमें 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 इस वाली टी वैल्यू के साथ 1.483 और इस वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हम लोग क्या करना है, हम लोगों को अपना टी टेबल पे जाएंगे। हम लोग अपनी टी टेबल एग्जाम में हमेशा दिया होगा। लेट्स गो टू टी टेबल नाउ। याद रखना 1.483 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 10। तो मैं टी टेबल पे गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम की 10 वाली लाइन कौन सी है, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। तुम लोगों टेबल देखना भी इससे सीख सकते हो। ये मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 की लाइन है। इसे मुझे देखना है क्या, 1.483 का वैल्यू कहां लाई करेगा। सो 1.483 का वैल्यू लाई करेगा गाइस इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 1.483 का वैल्यू लाई करेगा। इसका मतलब कि मेरा जो पी वैल्यू आया, माई पी विल बी बिटवीन 1.372 एंड 1.812। ये मेरा पी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब अल्फा कितना है, अल्फा हम लोगों को दिया है, अल्फा कहां दिया है, सवाल में दिया, देखो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। So but my alpha is 0.05, which is given to us. Now, because my p value is not less than alpha, or in other words, because p is always greater than alpha, therefore, we do not reject null hypothesis.
गाइस नल हाइपोथेसिस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट वी से वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और अगर नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर इज नो एविडेंस। इस जो हमसे सवाल में पूछा गया था, इसका मतलब है देयर इज नो एविडेंस कि पुलिस वालों को ट्रेनिंग करने से कोई फायदा हुआ है। रादर देयर इज नो स्टैटिस्टिकल एविडेंस at 5% level of significance that police personnel have benefited from the training. Done, guys. Let's move on to next one. Okay. पेपर 2 क्वेश्चन 2 पार्ट बी। तुम लोग इसको एक बार देख लेना खुद से, मैं उसका समय समझा देता हूँ पूछा क्या है। सो गाइस 3 हॉस्पिटल हैं, तीनों हॉस्पिटल से हमने 10-10 का सैंपल लिया। किस चीज का? वेटिंग टाइम्स का हमने सैंपल लिया। ठीक है, वेटिंग टाइम का सैंपल लिया और 10 सैंपल हम लोगों ने लिए तीनों हॉस्पिटल से। फिर हमसे क्या पूछा गया है? पूछा यह गया है कि इज देयर एविडेंस कि जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो तीनों हॉस्पिटल का अलग अलग है, ये हमसे पूछा गया है। सो गाइज अब अगर 2 से ज्यादा सैंपल हैं तो हमारे मन में एकदम क्या आना चाहिए? हमारे मन में एकदम आना चाहिए क्या? एनोवा या एफ टेस्ट जो हम लोग करते हैं। ठीक है, सो 2 से ज्यादा सैंपल है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? अगेन नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम अपने डिफाइन करेंगे, तो पहले वो कर लेते हैं। सो माई नल हाइपोथेसिस, माई अल्टरनेट हाइपोथेसिस, हमेशा हम अल्टरनेट को पहले लिखते हैं। दिस नॉट अ स्टैट्स क्लास गाइस, नहीं तुम्हें और अच्छे से बता सकता था, बट आई एम श्योर अगर तुम लोगों ने पढ़ा तुम लोग ये सब याद आएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। तो गैस कुछ लोग, अच्छा पहले नल नल को लिख लेता हूं मैं, एक मिनट अपनी बात समझाने के लिए। नल का हम क्या लिखेंगे? पहले का मीन, मीन ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम, दूसरे का और तीसरे का बराबर है, ये मेरा नल हाइपोथेसिस हो गया। इसको हम वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल मीन्स आर इक्वल, ये भी उतना ही ठीक होगा। ठीक है, अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे गाइज। अल्टरनेट में हमें, अगर तुम ऐसा लिखोगे μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3, तो ये गलत होगा। इसको लिखने का एक ही तरीका है कि वर्बली लिखना पड़ेगा, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। अगर तुम और कुछ भी लिखोगे तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसका अंदर बड़े सारे केसेस आते हैं। इसके अंदर ऐसे भी हो सकता था μ1 इज इक्वल टू μ2 बट इज नॉट इक्वल टू μ3, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 बट इक्वल टू μ3। देयरफॉर इसको ऐसे वर्बली ऐसे ही लिखना होगा, इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे। हाँ, नल नल को तुम दोनों में से किसी भी तरीके से लिखोगे चलेगा। ठीक है, सो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तीनों जो हम लोगों ने डिफरेंट सैंपल हम लोगों ने लिए हैं, उसका हम लोग मीन निकाल लेंगे। सो इसका मीन आएगा 7, इसका मीन आएगा 5.8 और इसका मीन आएगा 5.3। वो निकाल इस वाले डेटा का गाइज। सिमिलरली अगली 2 हॉस्पिटल्स का। फिर हमें इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आएगा 2.1, इसका आएगा 1.5 और इसका आएगा 1.4। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मीन ऑफ मीन्स। लेट मी डू इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जहां थोड़ा ज्यादा स्पेस है हमारे पास। ठीक है, तो पहले मैं मीन लिख लेता हूं। मीन तीनों का कितना है सैंपल का? x1 मीन, या इसको xi लिख देता हूं। ठीक है, 7, 5.8 और 5.3। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख देते हैं, 2.1, 1.5, 1.4। ये कहां से आया? ये तुम लोगों को कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन ऑफ मीन्स, x बार। द मीन ऑफ मीन्स, द मीन ऑफ मीन्स is the mean of means is given by 10 into 10 into 7। जो तीनों मीन्स हैं, rather let me write in this way, let me write in this way, द सेम कलर, मीन का ये वाला कलर है। सो मीन का मीन हम लोग निकालेंगे। सो वैसे तो 7 प्लस 5.8 प्लस 5.3 तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज तीनों का सैंपल साइज बराबर है। पर लिखने का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो ये वाला है,
तीनों का सैंपल साइज इंटू 5.8 प्लस 10 इंटू 5.3 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 प्लस 10, और ये मीन का मीन्स आ गया 6.0। नेक्स्ट गाइज, हम दो तरह का वेरिएबिलिटी निकालते हैं। द फर्स्ट वन इज बिटवीन सैंपल वेरिएबिलिटी। सो बिटवीन सैंपल वेरिएबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले वाले का सैंपल साइज इनटू पहले वाले का मीन माइनस मीन ऑफ मीन्स, सो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस अगेन 10 इंटू 5.8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5.3 माइनस 6 का स्क्वायर, और तीनों को हम लोग नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर विच इज 1 2 3, लेट इट बी के, सो के माइनस 1, सो 3 माइनस 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना गाइज, दिस विल कम आउट टू बी 7.633। ये मेरा हो गया बिटवीन सैंपल वेरिएबिलिटी। अगली चीज जो हम लोग निकालते हैं दैट इज विद इन सैंपल। नाउ विद इन सैंपल वेरिएबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? अगेन सैंपल साइज -1, सो n -1 से हम लोग शुरू कर, सैंपल साइज -1 इंटू जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाला है उसका स्क्वायर विच इज नथिंग बट वेरिएंस, प्लस अगेन 10 -1 इंटू 1.5 का स्क्वायर, प्लस अगेन 10 -1 क्योंकि तीनों का सैंपल साइज बराबर है, इंटू 1.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे? टोटल सैंपल कितना था? 30 माइनस के विच इज 27, एंड दिस विल कम आउट टू बी, तुम लोग निकालोगे तो 2.87। अब गाइज नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी कैलकुलेट इज नोन एज एफ वैल्यू। सो दिस एफ वैल्यू इज माई कैलकुलेटेड एफ वैल्यू। ये हम लोग कैसे निकालते हैं? बिटवीन सैंपल और 7.633 डिवाइड बाई 2.87, इसका रेशो इट कम्स आउट टू बी 2.66। डन। सो गाइज मेरा एफ वैल्यू आ गया। अब हम अगली चीज क्या करेंगे गाइज? देन विल गो टू एफ टेबल। लेकिन एफ टेबल पे हम क्या चीज लेके जाएंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? इट इज गिवन ओवर हेयर, लेट मी शो इट टू यू। यस, ये न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कितना है? 2। ये डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो है 27। और तीसरी चीज हम जो लेके चलेंगे वो है हमारा अल्फा। अल्फा कहाँ है? अल्फा हमारे सवाल में दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, दिस इज माई अल्फा। सो 3 चीजें हम लेके चलेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर कितना था? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर 27, और अल्फा। इन तीनों चीजों लेके हम चलते हैं एफ टेबल पे, जो कि तुम लोगों को एग्जाम में दिया होगा। तो दिस माय एफ टेबल। अल्फा हम लोगों को दिया हुआ है। न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? इट इज 2। तो ये वाली मेरी रो में देखूंगा डिनोमिनेटर का कितना था? 27। सो 27 में देखने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं ये वाला रो लेके आऊंगा, और ये आ गया मेरा वैल्यू जो दोनों को मैच करता है, 3.35। सो फ्रॉम दिस वैल्यू माई एफ क्रिटिकल फ्रॉम द टेबल इज 3.35। डन। अब आगे क्या करेंगे? एफ कैलकुलेट किया 2.26, एफ क्रिटिकल कितना आया? 3.35। now because which color guys? कौन सा लूं मैं? ओके चलो ये वाला। now because my f calculated is less than f critical या फिर f value from table, because f calculated 2.6 is less than f critical, therefore we do not reject null hypothesis। और अगर नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट नहीं किया तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? वी कंक्लूड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो हमसे पूछा गया है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेटिंग टाइम ऑफ 3 हॉस्पिटल। एग्जाम में ये वाला लाइन लिखना है, स्टैटिस्टिकली एट दिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ 3 हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं गाइज। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल हर बार
मैनेजमेंट ऑप्शनल में आता है, मतलब ऑलमोस्ट हर बार, आई थिंक 5 में से 4 बार आएगा गाइज। अब लेकिन एक नई बात हुई है, सो तुम्हारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग का सिलेबस है उसमें तुम लोग क्या करते हो, ग्राफिकल मेथड पढ़ते हो, फिर सिंप्लेक्स मेथड तुम लोग पढ़ते हो, और फिर एक कीवर्ड दिया है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जिससे सारी दुनिया को डर लगता है और उसको लोग काफी मुश्किल समझते हैं। और सेंसिटिविटी जो एनालिसिस का जो टॉपिक है, उसको समझना ही मुश्किल है, उसमें कुछ निकालने का कोई दिक्कत नहीं है, सवाल मुश्किल नहीं होता, पर लोगों को समझ नहीं आता है। तो लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं। तो गाइज आज से पहले पिछले 21 साल में सेंसिटिविटी एनालिसिस का सवाल एक ही बार आया था, 2010 में आया था। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 21 साल का एक एक सवाल अपने हाथ से किया, तो इसलिए हम लोग को ये सब चीजें याद रहती हैं, ठीक है। सो 2010 में सेंसिटिव एनालिसिस का सवाल आया था, और उसके 12 साल बाद आज दूसरी बार सेंसिटिविटी एनालिसिस का सवाल आया 2022 में। वेरी नाइस। लेकिन बहुत ही आसान है, 6 नंबर का सवाल है, और बिल्कुल फ्री के 6 नंबर है ऑलमोस्ट, अगर वो समझ लिया है तो। बाय द वे सेंसिटिविटी एनालिसिस का वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाल रखा है, एक बार आप देख लीजिएगा अगर किसी का थोड़ा मन है कि उसमें हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। तो गाइस काफी लंबा सवाल है, खुद से पढ़ लेना, मैं तुम्हें समरी बता देता हूँ एक बार, लेकिन वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ के समझ लेना। पूछा क्या है कि कोई कंपनी है, उसके पास 200 एकड़ लैंड है, और उसके बाद 2 ऑप्शन है कंपनी के पास, या तो वो टोमेटो उगा ले या फिर वो ओनियन उगा ले, ठीक है। 1 एकड़ में अगर टोमेटो मैं पैदा करता हूं तो मुझे मिलेगा 7,000 रुपए का प्रॉफिट, और 1 एकड़ अगर ओनियन करूंगा तो मुझे मिलेगा 2,000 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। अब लेकिन 1 एकड़ टोमेटो को उगाने के लिए मुझे 4 टन फर्टिलाइजर लगेगा और 3 टन पेस्टिसाइड लगेगा। ऑन द अदर हैंड 1 एकड़ ओनियन उगाने के लिए 2 टन फर्टिलाइजर, 1 टन मुझे पेस्टिसाइड लगेगा। दोनों पे अपर लिमिट है, मेरे पास सिर्फ 600 टन फर्टिलाइजर है, मेरे पास सिर्फ 330 टन मेरे पास पेस्टिसाइड है। अब सवाल ये है, पहला सवाल, कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे कितना टोमेटो लगाना चाहिए और कितना ओनियन मुझे लगाना चाहिए। सो गाइस सबसे पहले किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, हम एलपीपी को फॉर्मुलेट करते हैं। गाइस याद रखना, एलपीपी को फॉर्मुलेट करने के भी नंबर होते हैं। अगर 10 नंबर का सवाल है, अगर तुम सिर्फ फॉर्मुलेट करके भी छोड़ दोगे तब भी 4 नंबर तो मिलेंगे, अगर निकालोगे नहीं बस फॉर्मुलेट करके छोड़ दोगे। लेकिन फॉर्मुलेट अच्छे से करना है, वहां लिखना है डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल हमारा क्या है, लेट अस सपोज कि जितना मैंने टोमेटो जो मैंने उगाया, ठीक है, टोमेटो को मैं लिखता हूं मे बी एक्स, और जितना मैंने दूसरा क्या था अपना ओनियन, ओनियन को मैं लिखता हूँ वाई। सो मेरा डिसीजन वेरिएबल क्या है, मैं एक्स एकड़ में मैं टोमेटो उगाऊंगा, वाई एकड़ में मैं ओनियन, लिख देना एकड़ एकड़ सभी अच्छे से, ठीक है। टोमेटो एक्स में और ओनियन वाई में। अब अगली चीज हम लोग क्या लिखते हैं कि मेरा अगली चीज क्या लिखते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या ऑब्जेक्टिव गाइज, वी वांट टू मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट, उसका हम लिखते हैं जेड से। तो अगर मैं एक्स, मेरे पास एकड़ टोमेटो, तो मेरे पास कितना प्रॉफिट बनेगा, एक से मुझे 7,000 रुपया कमाई है, तो 7,000 एक्स प्लस ओनियन से 2,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट है वाई, ये मेरे बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तीसरी चीज हम क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, टेबल बना के तुम लोग इसको देख लेना गाइज, मैं लिख देता हूं सीधा, टेबल से थोड़ा आसान हो जाता है फिर भी। मेरा जो फर्टिलाइजर का कॉन्स्टेंट है वो कितना है, 4x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 600, और मेरा जो पेस्टिसाइड का है वो है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 330। लेकिन टोटल भी लिमिट है, जो मेरे पास x और y टोटल लिमिट है उससे 200 एकड़ लैंड है, उसको मत भूलना। सो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। ये मेरे हो गए कॉन्स्ट्रेंट्स, लिखना है इनके ऊपर एग्जाम में, कॉन्स्ट्रेंट्स। फाइनली एक होता है नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, इसको भी लिखना है सही, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट विच इज x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ऐसा कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी उतना ही ठीक है। सो गाइज अगर इतना भी कर दिया तो 4 नंबर मिल गए तुम्हें, ठीक है। सो हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर दिया, फॉर्मुलेट करने के बाद हम प्रॉब्लम को इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि 2 ही वेरिएबल हैं तो ग्राफिकल सॉल्यूशन से हम लोग कर सकते हैं, तो मैं एग्जाम में ग्राफ भी मिलता है। लेकिन इस वाले सवाल में उसने हमें मतलब बोला नहीं है ग्राफिकल, तो विल फोकस ऑन सॉल्यूशन ओनली। लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे अगर दिखाएंगे हम इसको, क्योंकि मुझे समझाने के लिए तुम लोगों को थोड़ा दिखाना होगा कि इस सवाल में हो क्या रहा है, तो मैं अपने
मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैं उसको लिख लेता हूँ एक बार मैं दोबारा से। रादर मैं कॉन्स्टेंट्स अपने पहले पहले लिख लेता हूँ। 4x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 600। दूसरा क्या है? 3x प्लस, रादर मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, देयर इज अ रीजन वाई दूसरे कलर से मैं लिखूंगा इसको। 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 330। और तीसरा क्या है? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। नो नेगेटिविटी कांस्टेंट में नहीं लिख रहा हूं, उसका मतलब होता है कि पहले क्वाड्रेंट में ही रहना है, ठीक है। सो इसके बाद गाइज मैं अपना लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। हम्म तो मुझे x प्लस वाई भी दूसरे कलर में लिखना था ना तुम लोगों को समझाने के लिए, तो मैं x प्लस वाई को लिख लेता हूँ। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। सो x प्लस वाई लेस देन 200 की लाइन हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मे बी आई डू इट फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो x प्लस वाली लाइन की कुछ तुम्हारी दिखेगी ऐसी। तो ग्रीन कलर में ग्रीन वाली लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद मैं आता हूं ब्लू कलर वाली लाइन पे। 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 330। 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 330। सो गाइस ये वाली लाइन कैसे होगी? ये वाली लाइन होगी ऐसे। और तरी लो जी, तो ये हो गया। ये वाला लाइन होगी 3x प्लस वाई, ब्लू ब्लू कलर ब्लू लाइन गाइज। दैट्स ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एक्चुअली, ठीक है। तो उसका रेड कलर वाली लाइन क्या होगा? 4x प्लस 2y। अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे, अगर किसी को लाइन ड्रॉ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो गाइज थोड़ा मेहनत करना होगा। मतलब अगर इतना डीप में अभी जाएंगे तो थोड़ा परेशान हो जाएंगे अभी, ठीक है। ज्यादा ज्यादा समय लग जाएगा उसमें, ठीक है। उसके लिए क्लास में आना है। बाय द वे क्लास 10th का मैथ से लाइन ड्रॉ करना है, उसमें तो ज्यादा डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, कमिंग बैक। 4x प्लस 2y वाली लाइन। सो ये यहां से जाके और समवेयर आई थिंक यहां जाके ये मिल जाएगी, ठीक है। सो ये वाली मेरी लाइन होगी रेड वाली, 4x प्लस 2y। सो हम लोग क्या करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन में? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तीनों लाइन ड्रॉ करते हैं, देन वी मार्क अवर फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन किस वाले रीजन को बोलते हैं? जो सारे कॉन्स्टेंट्स को मीट कर रहा है। सो दिस इज माई फिजिबल रीजन, ठीक है। ओके। अब अब सॉल्यूशन लाई कहाँ करता है? तो जो मेरा फिजिबल रीजन है, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, वहां मेरा सॉल्यूशन लाई करता है। अब ये पॉइंट कौन कौन से हैं? सो लेट अस राइट देम। तो ये हो गया मेरा 0 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा मेरा 110 एंड 0। और ये वाला मेरा पॉइंट होगा 65 एंड 135। और जो मेरा ये वाला पॉइंट होगा दिस विल बी 0 एंड 200। तो मेरा सॉल्यूशन इन पॉइंट्स पे लाई करेगा। अब तुम्हें करना क्या है, एक एक करके इन अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लिख लेते हैं z इज इक्वल टू, जो हमने पिछली स्लाइड में लिखा है, यहां जाके देख लेना किसी को डाउट है तो। ये रहा ग्रीन कलर में, z इज इक्वल टू 7000x प्लस 2000y। अब जो चारों, अब जो 5 पॉइंट है, कौन से 5 पॉइंट है मेरे? 1 2 3 4 पॉइंट है, 5 नहीं 4। इन चारों की वैल्यूज इस वाले जेड में एक्स वाई का पुट करके देखना है। और तुम्हें दिखाई देगा कि फॉर द वैल्यू ऑफ, अगर 0 0 पुट करो कितना वैल्यू आएगा? जेड का 0 आएगा। अगर पॉइंट 2 पे कितना वैल्यू आएगा? जिसपे 110 एंड 0 है, 7,70,000 आएगा। पॉइंट 3 पे आएगा 7,25,000। पॉइंट 4 पे आएगा 4,00,000। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ? 7,70,000 विच कम्स एट पॉइंट 2। देयर फोर माई सोल्यूशन विल बी 110 एंड 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 110 एकड़ पे मुझे टोमेटो लगाना है और 0 एकड़ पे मुझे ओनियन लगाना है। 110 पे टोमेटो और 0 पे ओनियन। उसने पूछा क्या, इज देयर एनी लैंड दैट रिमेन्स अनफार्म्ड? ऑफ कोर्स 200 एकड़ मेरे पास सारा था, 110 पे मैंने ओनियन लगा दिया, तो सॉरी 110 से मैंने टोमेटो लगा दिया, तो 90 खाली छोड़ दिया। तो खाली छोड़ देना, कुछ लगाना ही नहीं है उस पर, ठीक है। सो माई क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर्ड। हाउ मच लैंड शुड बी डिवोटेड? 110 पे लगाओ जी आप टोमेटो, और बाकी कुछ मत करो, बस ओनियन कहीं लगाना ही नहीं है, और 90 एकड़ को खाली छोड़ दो। दिस द आंसर ऑफ पार्ट 1।
नाउ विल कम टू पार्ट टू गाइस। पार्ट टू क्या है? थोड़ा क्लीन अप करता हूं, ठीक है। पार्ट टू है, व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट पर एकड़ ऑफ ओनियन दैट वुड मेक इट इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर एग्रो फार्म टू ग्रो इन। इसका मतलब क्या है गाइस? आज के दिन अगर आज के दिन में 1 एकड़ ओनियन लेके आता हूं तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं? 2,000 रुपए मिलते हैं। इस 2,000 को मैं कितना बढ़ा दूं, इस 2,000 को मैं कितना इंक्रीज कर दूं ताकि मेरे को ओनियन ग्रो करना भी मेरे को it makes economically feasible, it makes and it gives me optimal solution. So guys, again, थोड़ा सेंसिटिविटी एनालिसिस को डिटेल में तुम लोगों को समझना पड़ेगा अगर इसमें जाना है तो, पर मोटा मोटा बता देता हूं हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग पहले जो मेरा अभी के टाइम जो मेरा सोल्यूशन है, अभी के टाइम मेरा जो सोल्यूशन है वो क्या है? ये वाला सोल्यूशन है, राइट? 0.2, 1, 1, 10 और 0। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज करता हूं, इससे मेरा फिजिबल रीजन पे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या है? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि फिजिबल रीजन तो कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। फिजिबल रीजन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं। देयरफॉर अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कांस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ग्रीन वाला, अगर मैं इसे कांस्टेंट चेंज करता हूं तो मेरा रीजन यही रहेगा और मेरा सोल्यूशन इन 4 पॉइंट पे ही होगा। तो मैं तो वो वाला प्रॉफिट ढूंढ रहा हूं फॉर माई ओनियन फॉर विच माई सोल्यूशन गेट शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये मैं ढूंढ रहा हूं। तो गाइज इसका मतलब, इसका ओके इसको हम कैसे करते हैं? जहां अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो दो लाइनें उसको मीट कर रही हैं उनको हम बोलते हैं बाइंडिंग कांस्टेंट। बाइंडिंग कांस्टेंट। सो बाइंडिंग कांस्टेंट कौन सा हुआ? एक तो ब्लू वाली लाइन हुई बाइंडिंग कांस्टेंट नंबर 2, नंबर 1, और दूसरी लाइन कौन सी हुई बाइंडिंग कांस्टेंट? ये वाली लाइन which is nothing but my x axis. So x axis का इक्वेशन कितना होता है? y is equal to 0. So ये पार्ट 2। So ये 1 and 2 because my binding constraint, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मुझे इस 200 को कुछ चेंज करना है। सो लेट दैट वैल्यू बी मे बी के, इसको मैं के मान लेता हूं। सो हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो स्लोप है, दैट हैज टू रिमेन बिटवीन द स्लोप्स ऑफ टू बाइंडिंग कांस्टेंट, जो 1 and 2 लिखा है। अगर मैं 1 को देखता हूं तो 1 का स्लोप कितना होगा? 3x प्लस वाई है। सो -3 माइनस साइन को एक मिनट हटा दे, दोनों में ही आएगा वो। सो 3/1 मेरा स्लोप आ गया 1 का, और मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप कितना आ गया? 7,000 डिवाइडेड बाई के। 7,000 डिवाइडेड बाई के, ये इसका स्लोप आएगा। सो मुझे वो वैल्यू चाहिए ऑफ के, सो दैट माई सोल्यूशन गेट शिफ्टेड टू 0.3 एंड दिस स्लोप बिकम्स ग्रेटर देन दिस। इसको अगर तुम सोल्व करोगे, योर के विल बी लेस देन 7,000 डिवाइड बाई 3 और k विल बी लेस देन 2,333। सो गाइज होगा क्या कि जैसे ही अभी अभी मेरा कितना प्रॉफिट है ओनियन के साथ? 2,000 रुपए। इस 2,000 को अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो हमेशा मेरा मेरा जो सोल्यूशन है, अगर बढ़ाता जाऊं, मेरा सोल्यूशन हमेशा 2 ही रहेगा। किस पॉइंट तक? टिल द पॉइंट दिस वैल्यू बिकम्स 2,333। 2,333 से एक ऊपर जाते ही मेरा solution will get shifted to this point, which is 65 and 135. Therefore, the answer of part 2 is, what is minimum profit of acre that should make it economically feasible? This answer is rupees 2,333 per acre. Done. Let's come to part 3 now. If the profit per acre of onion were 2,500, then how much should be grown? पहली बात तो दूसरे वाले समझ आना चाहिए कि ओनियन का 2,500 है, जो कि 2,333 से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन ना पुराने वाला नहीं रहेगा। सो अगेन गाइस, व्हाट आई विल डू कि मेरे जो चारों पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, मैं इन चारों पॉइंट्स के लिए आई विल चेक अ न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? z इज इक्वल टू 7,000x प्लस 2,500y। कूल। तो अभी मैं इन चारों पॉइंट के लिए एक एक करके मैं चेक करूंगा, एंड दिस टाइम यू विल सी दैट योर वैल्यू विल गेट मैक्सिमाइज्ड एट 0.3। बल्कि लिख ही देता हूं, इस पे तो वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। 0.2 पे तुम्हारा वैल्यू होगा 7,70,000। 0.3 पे तुम्हारा वैल्यू होगा 7,92,000
500, और 0.4 पे होगा 5 लाख। कहाँ मैक्सिमाइज हुआ? अब की बार इस पॉइंट पे हुआ। देयरफॉर माय ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाइज एट दिस पॉइंट 65 135। तो आंसर क्या हुआ? थर्ड का आंसर क्या हुआ कि 65 एकड़ पे टोमेटो उगाना है और 135 एकड़ पे ओनियन उगाना है। देन यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। डन। सो गाइस, लीन प्रोग्रामिंग का सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। और अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया तो उसको तो मजा आ जाना चाहिए इस वाले सवाल में। 10 और 6 16 और 4 20 नंबर, वाह वाह, बिल्कुल मतलब नंबर बट रहे हैं, उठा लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन। सो गाइज, अगेन समराइज कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेना, अब इतना सारा पढ़ने का मन नहीं है। तो एक तरफ हमारे नंबर ऑफ सेलिंग एजेंट दिया हुआ है, एक तरफ सेल्स दिया हुआ है। पूछा क्या कि दोनों में क्या कोरिलेशन है, कि अगर एजेंट ज्यादा है तो क्या सेल ज्यादा होगा, ये पूछा है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं, अगेन गाइस, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, अगर किसी ने किया तो सबका हो जाना चाहिए। सो दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई। कि एक्स और वाई मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बाद में उसने पूछा कि अगर नंबर ऑफ एजेंट बढ़ाऊंगा तो वाई पे क्या, सेल पे क्या इंपैक्ट होगा, इसलिए मैंने सेल को वाई रख लिया है। सो दो चीजें हैं, पहले पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। एक्स और वाई मैंने तो मतलब बता दिया है। पियर्सन कोफिशिएंट हम निकालते हैं आर से, विच इज गिवन बाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। सो गाइज, एक्स एक्स बार कैलकुलेट कर लेना। एक्स बार कितना आएगा? मेरे पास वो वैल्यू नहीं है अभी, लेट में है मेरे पास, ठीक है। तुम्हारा एक्स बार आएगा 12 और वाई बार आएगा तुम्हारा 100, ठीक है। अब एक्स बार बता दिया, वाई बार बता दिया, बाकी तुम टेबल बना के कैलकुलेट कर लेना। अगर कैलकुलेट करोगे तुम्हारा फाइनल आंसर शुड बी 0.95। बीच में स्टेप्स के भी वैल्यूज बताता हूं, अगर गलती होगी, ऊपर वाले का तुम्हारा वैल्यू आना चाहिए 880, इसका वैल्यू आना चाहिए 126 और इसका वैल्यू आना चाहिए 6800, एंड आंसर विल बी 0.95। सो 0.95 का मतलब क्या है? 0.95 पहले आंसर किसका है? पार्ट वन का है। 0.95 का मतलब है यस, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ सेलिंग एजेंट्स एंड सेल्स। लिखना है इसको, समझाना है कि मतलब क्या है इसका, सिर्फ करके छोड़ देना है। दूसरी बात क्या है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 1। Not only it's a positive correlation, it's a strong positive correlation between selling agents and sales. So this will give you answer of part 1. Part 2 पे आते हैं। अगेन पार्ट 2 पे मुझे निकालना क्या है कि हाउ y विल चेंज विद चेंज इन x। इसका मतलब क्या है? माई इक्वेशन विल बी गिवन बाई y माइनस वाई बार बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब बी वाई एक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अगेन गाइज, बीच में अगर निकालोगे वैल्यूज, ऊपर वाले का मैंने बताया था 880 आएगा, इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा 126, पिछले बार बताया था। एंड दिस बी वाई एक्स आएगा तुम्हारा 7, इसको हम लोग अपने यहाँ पुट कर लेंगे। सो वाई माइनस वाई बार अभी बताया था 100 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 12, और तुम्हारा इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 7x प्लस 16। सो दिस विल बिकम योर रिग्रेशन इक्वेशन। लेकिन उसने क्या पूछा है? अगर 16 एजेंट हैं तो तब कितना होगा? सो गाइस, 16 एजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x की जगह 16 पुट कर देंगे। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 16 प्लस 16 विच इज 128। इसका मतलब अगर तुम 16 एजेंट लगाते हो तो तुम 128 करोड़ तुम लोग अपना सेल में कमाओगे। डन, दोनों पार्ट्स डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, पार्ट सी, सब पार्ट 3। सो गाइस, these are inspection result of 10 lots और हर एक में 300 पीसीज हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ईच लॉट इज गिवन। वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज, फ्रैक्शन, डिफेक्टिव एंड 3 सिग्मा लिमिट्स फॉर द पी चार्ट। स्टेट वेदर प्रोसेस इज इन कंट्रोल। सो सबसे पहले पी चार्ट होता क्या है उसको लिख देना पेपर में। सो पी चार्ट इज नथिंग बट, पी चार्ट क्या होता है? प्रपोर्शन। पी चार्ट इज प्रपोर्शन डिफेक्टिव
प्रपोर्शन डिफेक्टिव चार्ट, पी चार्ट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है गाइज, उसके बाद तुम लोगों को ये डेट दिया हुआ है कि 4 तारीख, 5, 6, 7, 8, 9 बीच में गायब है, 10, 11, 12, इन सारी डेट्स को तुमने एक सैंपल लिया और देखा कि हर बार कितने तुम्हारे डिफेक्टिव निकले। ठीक है, सो करते कैसे हैं इसको, सबसे पहले हम अपने डिफेक्टिव देखते हैं। सो एक आगे हम इसमें रो, एक कॉलम बनाएंगे विच विल बी प्रोपोर्शन डिफेक्टिव। सो पहले वाली रो में क्या करेंगे, 25 को 300 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.08। दूसरे में आ जाएगा 0.12, डिवाइड करते जाएंगे 0.12, 0.13, 0.15, 0.12, 0.13, 0.10, 0.07 और ये 0.17। ये इसका समरी टोटल दिया हुआ है। सो हमारे डिफेक्टिव आ गए। ठीक है, सो पी चार्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, पी चार्ट में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं मेरा वैल्यू ऑफ पी। सो पी इज गिवन बाई टोटल जो नंबर है यहाँ 3000 और टोटल डिफेक्ट का नंबर है। सो 3000 डिवाइड, इसको 350 को 3000 डिवाइड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 0.117। इसके बाद हम क्यू निकालते हैं। क्यू क्या होता है, 1 माइनस पी होता है। सो कैलकुलेट करना है, इट विल कम आउट 0.883। सो मैंने पी निकाल लिया, क्यू निकाल लिया। अब मुझे एवरेज सैंपल साइज इज गिवन बाई एन। एवरेज कितना है, 3000 को 10 से डिवाइड करेंगे 300, वैसे भी 300 दिया ही हुआ है तो एनीवे 300। डन गाइज, यहां तक हमने निकाल लिया। अब मैं निकालता हूं कंट्रोल लिमिट्स फॉर पी चार्ट। सो पी चार्ट की कंट्रोल लिमिट हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कंट्रोल लिमिट निकालते हैं विच इज नथिंग बट पी। उसके बाद हम अपर कंट्रोल लिमिट निकालते हैं विच इज गिवन बाई पी प्लस 3 PQ बाई एन, और ये अंडर रूट, ये 3 इंटू है, इसको थर्ड रूट नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद लोअर कंट्रोल लिमिट P माइनस 3 टाइम्स PQ बाई एन। मेरे पास P है, Q है, N है, इसमें वैल्यू अपनी लगा लेना। सो कंट्रोल लिमिट तो निकाल लिया अपना, P का वैल्यू 0.117, अपर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू आएगा तुम्हारा 0.17 और लोअर का आएगा 0.16। इसको आसान बनाने के लिए 0.12 लिख लेते हैं। सो गाइस याद रखना है, कंट्रोल लिमिट है 0.12, अपर है 0.17 और लोअर है 0.16। ठीक है, सो तीनों लिमिट आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमें बताना है कि ये वाला प्रोसेस कंट्रोल में है भी या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक अपना छोटू सा डायग्राम बनाएंगे जिसपे कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। सो माई कंट्रोल लिमिट का वैल्यू कितना है, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। अब अपर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट किया, 0.17 है ये वाली लाइन, ये वाली है 0.12 और ये वाली लाइन है 0.06। अब गाइस जो ये वाला वैल्यूज है, कौन सा वाला वैल्यू, अब जो ये वाला वैल्यू है, ये वाले अब एक एक करके हमें प्लॉट करना है अपने उस पे। कैसे, 4 तारीख को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को एंड सो ऑन। तो लेट मी डू दैट। सो मे बी दिस वन। ठीक है, सो जो 4 तारीख वाली वैल्यू है वो आएगी यहाँ, इसको लिख लेता हूँ 4। 5 तारीख वाली आएगी यहाँ 5। 6 तारीख वाली इस लाइन पे, क्यों 6 तारीख इस लाइन पे, क्योंकि 6 तारीख दिया हुआ है, देखो 0.12 और 5 का भी इसके आसपास ही है, राइट। ठीक है, तो 5, 6 और यस 5, 6, फिर उसके बाद 7। तो ये सारी वैल्यूज तुम लोग प्लॉट कर लेना, 7, इसके बाद 8, 9 कहाँ है, 9 तो दिया ही नहीं है, सीधा 10 दिया है एग्जामिनर ने। सो 10 वाला, फिर 11 वाला, फिर 12 यहाँ है, फिर 13 वाला यहाँ है डेट वाला, और 14 वाला कहीं यहाँ आसपास। सो गाइज अब क्या इसे समझ में आता है, बिकॉज ऑल दीज वैल्यूज आर विद इन अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। एक भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर है या लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे है। देयरफॉर यस, वी कैन से दैट statistically the process, the quality process is under control. Yes, we can do that. Thank you.